नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन हैं। तो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन तो आपके लिए हमेशा ही इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा निषेधाधिकार वीटो के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें प्रत्येक के आगे सही या गलत चिन्ह लगाएं। यानी कि वीटो पावर क्या है उसके बारे में आपसे कुछ बात पूछी गई है। वीटो पावर को हिंदी में बोलते हैं निषेध अधिकार। निषेध का मतलब होता है रोकना, किसी चीज़ को बैन कर देना। तो वीटो एक ऐसी पावर है जिसमें कि 5 देशों को स्पेशल पावर दे रखी है कि वो किसी भी चीज़ को बैन कर सकते हैं या रोक सकते हैं। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट, सुरक्षा परिषद के सिर्फ स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार है। बिल्कुल ठीक बात है भाई, ये जो भी सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं उनको ही ये स्पेशल पावर मिली हुई है, जिसमें कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चाइना, ये 5 देश शामिल हैं। ठीक है, अब देखो सेकंड पॉइंट, यह एक तरह की नकारात्मक शक्ति है। ठीक है, नेगेटिव चीज़ है ये, बिल्कुल ठीक बात है। ये बहुत इसका विरोध भी हो रहा है आजकल। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ 5 देशों को ज़्यादा पावर मिलती है और देशों को नहीं। तो ये कहा जाता है कि इसको ख़त्म करना चाहिए और ये नकारात्मक भी है। तो दोनों ही बातों पे ठीक लगेगा, पहली वाली भी ठीक है बात, दूसरी वाली भी ठीक है। तीसरा पॉइंट, सुरक्षा परिषद के फैसलों से असंतुष्ट होने पर महासचिव वीटो का प्रयोग करता है। ये वाली बात गलत है भाई, वीटो का प्रयोग महासचिव नहीं करता। अब देखो आप सेकंड क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के कामकाज के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से प्रत्येक के सामने सही या गलत का चिन्ह लगा, यानी वही राइट और रॉन्ग बताने हैं आपको। सुरक्षा और शांति से जुड़े सभी मामलों का निपटारा सुरक्षा परिषद में होता है। बिल्कुल सही बात है, ये सुरक्षा परिषद का काम ही क्या है? शांति बनाना और लड़ाई झगड़े को सुलझाना। मानवतावादी नीतियों का क्रियान्वयन विश्व भर में फैली मुख्य शाखाओं तथा एजेंसियों के मार्फत होता है, यानी कि मुख्य एजेंसियों द्वारा होता है। यानी कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है ना यूएनओ की, तो वही जाके संभालती हैं इसे। तो यूएनओ का जो कामकाज है उसके लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट है, बहुत सारी एजेंसीज हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, सुरक्षा के किसी मामले पर 5 स्थायी सदस्यों का सहमत होना उसके बारे में लिए गए फैसले के क्रियान्वयन के लिए ज़रूरी है। ये बात भी बिल्कुल सही है। अगर 5 परमानेंट मेंबर राज़ी होंगे किसी चीज़ को लेकर तो ही वो चीज़ लागू हो सकती है। तो 5 का सहमत होना ज़रूरी है। 5 कौन कौन से? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, उसके अलावा रूस और चाइना। ये 5 अगर राज़ी हैं, 5 अगर चाहते हैं किसी फैसले को तो ही हो पाएगा। अगला देखो फोर्थ पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के बाकी प्रमुख अंगों और विशेष एजेंसियों के स्वतः सदस्य हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। जो असेंबली के मेंबर हैं, यानी कि महासभा के जो मेंबर हैं, वो हर एक डिपार्टमेंट के सदस्य नहीं हो सकते। इसका एग्जांपल आप सिक्योरिटी काउंसिल से ही देख सकते हो। सिक्योरिटी काउंसिल में सिर्फ 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट और 10 टेम्परेरी होते हैं। तो महासभा में तो 190 प्लस मेंबर हैं। तो यही बात कह रहे हैं कि महासभा के जो मेंबर है वो ज़रूरी नहीं है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हों। ठीक है, अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइजेशन अपना अपना काम करती हैं, अलग अलग तरीके से उनके मेंबर चुने जाते हैं। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के प्रस्ताव को ज़्यादा वजनदार बनाता है? पहला है परमाणु क्षमता, यानी कि ये बातें बतानी है हमें जो कि इंडिया को मेंबर बनने के लायक बनाती है। पहला क्या है? ठीक है भाई, पहला तो करता ही है। दूसरा है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के जन्म से ही उसका सदस्य है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। भारत एशिया में है। भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था। इन सारी बातों में से हमें ये बताना है कि एलिजिबिलिटी कौन कौन सी है जो कि भारत पूरी करता है। देखो पहला है परमाणु क्षमता। अब परमाणु बम किसी के पास हो या ना हो, ये यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य बनने की जो शर्त है वो नहीं है। ठीक है, शर्त तो कैसी कैसी हैं? लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होनी चाहिए, बड़ी इकोनॉमी होना चाहिए। तो परमाणु क्षमता का होना उसे कोई हेल्प नहीं कर रहा कि वो सुरक्षा परिषद में मेंबर बन सकता है या नहीं। दूसरा पॉइंट देखो, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के जन्म से उसका सदस्य है। ठीक है, दूसरी बात जो है ये इम्पोर्टेंट बात है कि जब से यूएनओ बना है भारत तभी से उसके सपोर्ट में है। यूएनओ की शर्तों में से ये शर्त है कि उसकी हेल्प करने वाला देश होना चाहिए अगर उसे मेंबर बनना है तो परमानेंट। तो ये बात बिल्कुल इंडिया की हेल्प करेगी उसे एक परमानेंट मेंबर बनवाने में। तो पहले वाला पॉइंट गलत हो जाएगा, परमाणु क्षमता इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है यूएनओ की मेंबरशिप में। दूसरा क्या है? भारत शुरू से ही यूएनओ का मेंबर है, ये जो बात है ये उसके लिए बेनिफिशियल होगी। अब देखो तीसरा, भारत एशिया में है, ये कोई बात थोड़ी, भारत एशिया में तो क्या हो गया? ठीक है, और भी देश हैं एशिया में तो सबको मेंबर बना देंगे। तो एशिया में होना ये वाला पॉइंट भी कुछ खास नहीं है। फोर्थ देखो, भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और राजनीतिक व्यवस्था।
पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली दोनों ही तरीके से भारत जो है वो आगे बढ़ रहा है, ये है उसकी मेन बात। तो दूसरा पॉइंट भी ठीक है कि भारत शुरू से यूएनओ का सपोर्ट करता है। फोर्थ पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है कि भारत एक बढ़ती हुई ताकत है, बढ़ती हुई पॉलिटिकल भी और इकोनॉमिक भी, दोनों ही तरीके से इंडिया आगे बढ़ रहा है। क्लियर। तो इसमें जो है हम देखते हैं आंसर। पहला है परमाणु क्षमता भारत को स्थायी सदस्यता का दावेदार नहीं बनाती, ठीक है। दूसरा पॉइंट, भारत का संयुक्त राष्ट्र का जन्म से ही सदस्य होना स्थायी सदस्यता के दावे को मजबूत करता है, तो वही बात है, दूसरा पॉइंट बिल्कुल ठीक है। तीसरा, भारत का एशिया में स्थित होना स्थायी सदस्यता का उचित दावा नहीं है, ठीक है। एशिया में होने से कोई ये थोड़ी कि वो मेंबर बन जाएगा। अगला देखो, स्थायी सदस्यता के लिए भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था सहायक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो सेकंड और थर्ड बिल्कुल सही है, जो कि भारत को दावेदार बनाती है यूएनओ में परमानेंट मेंबर बनने का। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्वक उपयोग और उसकी सुरक्षा से संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी का नाम है। देखो मैंने आपको बहुत सारी एजेंसीज समझाई थी ना यूएनओ की, तो उन्हीं में से एक एजेंसी आपसे पूछी है जो कि एटॉमिक चीज़ों को देखती है। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी एक ऐसी एजेंसी है जो कि एटॉमिक चीज़ों को देखती है, हमने पढ़ा था, चैप्टर पढ़ा जब। तो इसमें देखो कहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र संघ निशस्त्रीकरण समिति, ये नहीं है कुछ भी। सेकंड देखो अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, यही है इसका आंसर। तो ऑप्शन जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर है, यही चीज़ें संभालती है सारी जो भी परमाणु टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती हैं यूएनओ में। कोई भी देश अगर एटॉमिक बॉम्ब वगैरह बनाता है तो उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे नहीं करना है, कभी भी यूज़ नहीं करना, शांति के लिए यूज़ करना है सिर्फ, तो ये सारी बातें कौन डिसाइड करता है? यूएनओ की एक एजेंसी जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व व्यापार संगठन निम्न में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? मैंने आपको पढ़ाया था ना ये कि पहले गेट नाम की संस्था हुआ करती थी, GATT, ठीक है। अब ये क्या बन गई उसके बाद? विश्व व्यापार संगठन। तो इसमें गेट देखो कहाँ पे लिखा है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा ही सिमिलर दूसरे वाला भी दे रखा है, जनरल अरेंजमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो आपको अच्छे से फुल फॉर्म याद होनी चाहिए इसमें। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब देखो सिक्स्थ क्वेश्चन, इसमें हमें फिलिंग द ब्लैंक्स भरने हैं। अब देखो पहला ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य डैश है। अब क्या है इसका उद्देश्य? इसमें है विश्व शांति की स्थापना करना, ठीक है। तो पहले में आएगा शांति की स्थापना करना। सेकंड, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे जाना पहचाना पद डैश का है, जो इसका महासचिव होता है वही तो है सबसे मेन पद, तो इसमें आएगा महासचिव। तीसरा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में डैश स्थायी और डैश अस्थायी सदस्य हैं। ये मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि कितने परमानेंट है और कितने टेम्परेरी हैं। तो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ इस क्वेश्चन को, आपको मेरे को कमेंट करके बताना कि कितने मेंबर होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में। अब देखो अगला क्वेश्चन, डैश संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं। ये क्वेश्चन भी आपके लिए है, ठीक है। अभी बताओ करंट में कौन है, सर्च करके मेरे को फटाफट अभी कमेंट करके बताना कि यूएनओ का अभी प्रेजेंट में महासचिव कौन है। अब देखो अगला क्वेश्चन, मानव अधिकारों की रक्षा में सक्रिय दो स्वयंसेवी संगठन डैश और डैश हैं। देखो इसमें हमें पूछा कि मानव अधिकारों की रक्षा जो करते हैं ऐसी दो एनजीओज के नाम बताओ। इसमें दो बड़ी एनजीओज आती हैं हमेशा ही, जो कि वर्ल्ड लेवल पे बहुत तगड़े तरीके से काम करती हैं, ठीक है। पूरी दुनिया में मानव अधिकारों की रक्षा करती हैं। एक तो है एमनेस्टी इंटरनेशनल और एक है ह्यूमन राइट्स वॉच। तो ये दो बड़ी एजेंसियां होती हैं जो कि मानव अधिकारों की रक्षा करती हैं। अब देखो अब 7वां क्वेश्चन, मैंने इस क्वेश्चन के ऊपर पूरी वीडियो ही बना रखी है एक, कि यूएनओ की कौन कौन सी एजेंसीज़ हैं। तो अगर किसी बच्चे ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप चैप्टर वाली वीडियोस देखो, उसमें मैंने आपको ये सारी एजेंसीज़ पढ़ाई हैं। तो हमें इसमें मैच द फॉलोइंग करनी है कि किस एजेंसी का क्या काम है। पहली है आर्थिक और सामाजिक परिषद, फिर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, फिर है आणविक ऊर्जा एजेंसी, सुरक्षा परिषद, ठीक है, शरणार्थी आयोग, विश्व व्यापार संगठन, मुद्रा कोष, आम सभा, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, सचिवालय। सारी एजेंसीज के काम आप सभी को पता है, तो इसमें मैच द फॉलोइंग हमें करनी है। अब देखो इनके आंसर्स, पहला देखो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। अब सीधी सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है, तो इसका काम क्या होगा? आर्थिक चीज़ों को और सामाजिक चीज़ों को देखना। तो इसमें देखो सदस्य देशों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण की चिंता, ठीक है, इकोनॉमिक और सोशल चीज़ें जो होती हैं उसकी देखरेख करना इसी का काम है। सेकंड, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब न्यायालय का मतलब कोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसका काम होता है कि जो भी मामले हों आपस में, लड़ाई झगड़े के, विवाद हो जाए किसी का, उसको समझाना कोर्ट का काम तो यही होता है। तो कोर्ट का काम क्या है? सदस्य देशों के बीच मौजूद विवादों का निपटारा करना। थर्ड देखो
अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। बस आपको इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे को फुल फॉर्म पता है तो आप नाम से पता कर लोगे कि किस चीज़ के लिए है। इसमें लिखा है आणविक ऊर्जा यानी कि एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो एटॉमिक चीज़ों के लिए, परमाणु जो चीज़ होती हैं उसके लिए काम करती होगी ये। तो इसका काम क्या है? परमाणु प्रौद्योगिकी का शांतिपूर्वक उपयोग और सुरक्षा। फोर देखो सुरक्षा परिषद। अब इसका काम क्या होगा? विश्व में सुरक्षा की स्थापना करना। तो विश्व शांति और सुरक्षा इसका काम है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण। ठीक है, अगला देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी UNHCR है ये, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, जो कि शरणार्थियों का काम करता है। तो आपातकाल में आश्रय तथा चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराना, ठीक है, ये इसके काम है। ठीक है, इमरजेंसी हो जाए, शरणार्थियों को कोई प्रॉब्लम हो, शरणार्थी वे लोग होते हैं जो कि एक देश से दूसरे देश में जाते हैं किसी प्रॉब्लम की वजह से, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, युद्ध हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि सीरिया के लोग भाग भाग कर इधर उधर के देशों में आए हैं, तो शरणार्थी होते हैं ये, जो कहीं और जाकर शरण लेते हैं। तो उनके लिए सारी हेल्प प्रोवाइड कराता है ये वाला कमीशन। अब देखो सिक्स्थ, विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका काम क्या है? व्यापार को बढ़ावा देना। तो सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार की राह आसान बनाना किसका काम है? WTO का। अब देखो अगला, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका काम क्या है? वित्त यानी कि पैसे की देखरेख संभालना। तो वैश्विक वित्त व्यवस्था की देखरेख करना। एट्थ है आम सभा। आम सभा ऐसी होती है जैसे कि बड़ी सी आपने मीटिंग देखी होगी कभी भी, वहाँ पे बहुत सारे देश बैठे रहते हैं, तो वो आम सभा है। तो इसमें बहुत सारे देश शामिल होते हैं और वर्ल्ड लेवल पे जो भी मुद्दे होते हैं उन पर बहस होती है, जैसे कि हमारे यहाँ लोकसभा में देखते हो आप। ठीक है, वैसे ही UNO की लोकसभा मान लो आप आम सभा को। नाइन्थ पॉइंट, विश्व स्वास्थ्य संगठन। नाम से ही पता चल गया भाई, स्वास्थ्य का काम करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो सबके लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। 10th है सचिवालय। अब सचिवालय का काम क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है ये सचिवालय, कि जो भी UNO के काम है उनको एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से कैसे किया जाए, उनका पूरा मैनेजमेंट करना, ठीक है, और उनको हर तरीके से हर चीज़ को मैनेज करना इसी का काम है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के मामलों पर समायोजन और प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन संभालना किसका काम है? सचिवालय का। और जो सचिवालय का हेड होता है वही UNO का भी हेड होता है, जिसे कि महासचिव कहते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन आपको ये, मैंने इसके ऊपर पूरी वीडियो बना रखी है, सिर्फ इसके ऊपर ही नहीं, मैंने हर टॉपिक के ऊपर आपकी वीडियो बना रखी है। अगर आप वो वीडियोस देख लोगे ना, आपको किसी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई NCERT उठाने की ज़रूरत नहीं है, बस उन वीडियोस को अच्छे से देख लेना। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगी तो उनको लाइक ज़रूर करना और कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी पढ़ाया है। ये देखो क्वेश्चन आता है सुरक्षा परिषद से क्या, सबसे पहले तो यही कि सुरक्षा परिषद है क्या, उसके काम बताओ। उसके अलावा ये क्वेश्चन पूछेंगे सुरक्षा परिषद में कमियां क्या क्या है और उन कमियों को कैसे सुधारा जा सकता है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन सकता है या नहीं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखी हैं। तो देखो अब इसमें 8th क्वेश्चन है, इसके काम पूछे हैं सुरक्षा परिषद के। पहला पॉइंट देखो, सुरक्षा परिषद किसी ऐसे मामले पर तुरंत विचार कर सकती है जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के भंग होने का भय हो। यानी कि सुरक्षा परिषद जो है वो ऐसे सभी मुद्दों को सुलझा सकती है जिससे कि वर्ल्ड लेवल पे शांति और सुरक्षा को दिक्कत हो। दूसरा पॉइंट, आक्रामक कार्यवाहियों, विश्व शांति के लिए खतरे की संभावनाओं और शांति भंग किए जाने वाले कार्यों के विषय में कार्रवाई कर सकता है। यानी कि अगर कोई आक्रमण कर दे, ठीक है, लड़ाई झगड़े कर दे, किसी चीज़ पे भी शक हो या कोई ऐसी दिक्कत हो, तो UNO की जो सिक्योरिटी काउंसिल है यानी सुरक्षा परिषद है वो सामने आती है। जैसे कि जब सद्दाम हुसैन वाली चीज़ हुई थी, सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया था, तो सुरक्षा परिषद के ऑर्डर पर ही अमेरिका और 33 देशों की सेना गई थी उससे लड़ने, वहाँ पे शांति बनाने के लिए। ठीक है, तो सुरक्षा परिषद ऐसी सैनिक कार्रवाई भी कर सकता है और आक्रामक कार्रवाइयों को रोक भी सकता है। थर्ड पॉइंट, सुरक्षा परिषद प्रादेशिक समस्याएं सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रादेशिक समस्याएं मतलब जैसे जब देशों में आपस में लड़ाइयाँ हो जाए, कोई विवाद हो जाए, उसको सुलझाने का काम किसका है? सुरक्षा परिषद का। अब देखो 4th पॉइंट, चार्टर के अनुच्छेद 83 के अनुसार यानी 83 के अनुसार सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो दायित्व ग्रहण किए हैं उन्हें निभाने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की है। जो भी पूरी दुनिया में जैसे कि अलग अलग एरिया होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे मान लो अब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में जो कश्मीर में POK वाला हिस्सा है वो उलझा हुआ है,
तो उस टाइप के जो भी मामले होते हैं यानी जो एरिया होते हैं उसको संभालने का काम भी किसका है, सिक्योरिटी काउंसिल का। अनुच्छेद 83 ये किसका अनुच्छेद है, यूएनओ का एक चार्टर है। जब यूएनओ बना था तो उसने अपने उद्देश्य लिख रखे हैं उसमें, तो चार्टर में जो 83 वाला जो आर्टिकल है उसमें ये लिखा हुआ है कि यूएनओ का ये काम है। अब देखो 5th पॉइंट, सुरक्षा परिषद को विशिष्ट प्रदेशों की निगरानी का अधिकार प्रदान किया गया है, यानी जो स्पेशल एरिया है उनमें देखना, कंट्रोल करना, ये सारा काम किसका है, सुरक्षा परिषद का। 6th पॉइंट, चार्टर के अनुच्छेद 4 के अनुसार नए सदस्यों को महासभा सुरक्षा परिषद की सिफारिश से ही संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाया जा सकता है। तो जो भी महासभा में मेंबर बनते हैं उनकी सिफारिश भी कहाँ पे होती है, सुरक्षा परिषद में। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, आर्टिकल 4 में। तो ये काम आपको अच्छे से याद रखने हैं, इनको आप नोट डाउन कर लो। सुरक्षा परिषद वाला क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है, चाहे वो अलग अलग तरीके से पूछा गया हो, ठीक है, या इसमें कुछ अलग अलग चीज़ें जोड़ के पूछा गया हो, सुरक्षा परिषद से तो क्वेश्चन आना ही है। तो इसको अच्छे से लिख के याद कर लेना। अभी 7th पॉइंट देखो, चार्टर के अनुच्छेद 6 के अनुसार यदि कोई सदस्य चार्टर के सिद्धांतों की बार बार अवहेलना करता है तो उसे सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा सदस्यता से निष्कासित कर सकती है। यानी कि अगर यूएनओ का मेंबर बनना हो, यानी 6th पॉइंट में लिखा था ये, तो भी सुरक्षा परिषद की सिफारिश चाहिए। 7th पॉइंट में लिखा है अगर उसे हटाना हो, यानी यूएनओ के किसी देश को हटाना हो तो भी सुरक्षा परिषद की ही सलाह लेनी पड़ेगी, उसी की सिफारिश पर वो हटेगा। तो किसी भी देश को अगर एंट्री लेनी है यूएनओ में तो भी सुरक्षा परिषद की हेल्प चाहिए, अगर उसको हटाना है यूएनओ को तो भी सुरक्षा परिषद ही करेगा ये काम। सुरक्षा परिषद के कहने पर कौन करेगा, महासभा करेगी। तो सुरक्षा परिषद बेन हो गया बहुत, उसी के कहने पर एंट्री होती है, उसी के कहने पर राज्य निकाले जाते हैं। 8th पॉइंट देखो, सुरक्षा परिषद की सिफारिश के आधार पर ही महासभा न्यायालय के न्यायाधीशों के चुनाव करती है। यानी कि जो भी जज चुने जाते हैं ना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, इंटरनेशनल कोर्ट में, वो सारे किसकी सिफारिश से होते हैं, सुरक्षा परिषद की सिफारिश से। महासचिव भी सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ही महासभा के द्वारा नियुक्त किया जाता है। देखो जो भी नियुक्त करने का काम है ना, यानी कि चुनने का जो काम है वो करती है महासभा, यानी बनाती है महासभा, चाहे वो जज हो वहाँ के, चाहे महासचिव हो महासभा में, क्योंकि सारे देश एक साथ बैठते हैं। पर सिफारिश यानी कि उसका नाम लेकर आगे आता है सुरक्षा परिषद। किसी देश को एंट्री दिलवानी हो तो सुरक्षा परिषद सामने आएगा, ठीक है, वो नाम देगा महासभा को, तब जाके वो आदमी उसमें एंट्री करेगा, ठीक है। 6th पॉइंट में ये लिखा था। 7th पॉइंट में ये लिखा है कि अगर किसी देश को हटाना हो तो सुरक्षा परिषद उसका नाम देगा, किसको, महासभा को, फिर वहाँ पे जितने भी देश होंगे वो सारे साथ मिलकर क्या करेंगे, उसे हटाएंगे। तो सुरक्षा परिषद का काम है सिफारिश करना, हर चीज़ में एंट्री है सुरक्षा परिषद की, ठीक है। तो किसी को मेंबर बनाना हो तो भी उसकी सिफारिश चाहिए, किसी को हटाना हो तो भी सिफारिश चाहिए। सिफारिश सुरक्षा परिषद की होगी, हटाने का काम कौन करेगी, महासभा। ऐसे ही ये वाला पॉइंट है कि जो न्यायाधीश यानी कि जो जज चुने जाते हैं उन जजों की और महासचिव की सिफारिश करेगी सुरक्षा परिषद, और उन्हें जो बनाने का काम है वो करेगी महासभा। अब देखो आप लास्ट पॉइंट, सुरक्षा परिषद चार्टर के संशोधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर कोई फेरबदल करने होते हैं यूएनओ में, संशोधन का मतलब होता है फेरबदल, इंग्लिश में अमेंडमेंट बोलते हैं इसे, तो उन फेरबदल के लिए भी सुरक्षा परिषद इंपॉर्टेंट है। तो सुरक्षा परिषद के कार्य अच्छे से याद रखना। इसके काम क्या है, विश्व में शांति और सुरक्षा बनाना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना, किसी के भी आक्रमण को रोकना, कहीं पर कुछ ऐसी दिक्कत हो तो युद्ध का सहारा भी लेना, ये सुरक्षा परिषद के काम है सारे, ठीक है। उसके अलावा जो स्पेशल एरिया होते हैं जैसे कि पीओके है, उस जैसे एरिया की निगरानी करना, उस पर देखना, उसको परखना कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ठीक है, किस देश का कंट्रोल होगा किसका नहीं होगा। उसके अलावा किसी देश को एंट्री दिलवानी हो तो वो, अगर किसी देश को बाहर निकालना हो तो उसकी सिफारिश करना, उसके अलावा जो जज होते हैं उनकी सिफारिश करना, सारे के सारे काम किसके हैं, सुरक्षा परिषद के। समझ गए, अब इसके काम अच्छे से याद रखना। अब जो इससे अगला क्वेश्चन होगा उसमें हमें ये पढ़ना है कि भारत जो है वो कैसे सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन सकता है, क्या वो इसके लायक है या नहीं है, ठीक है। तो अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम वो क्वेश्चन कवर करेंगे जो आगे के एनसीईआरटी क्वेश्चंस बच गए। तो 8th क्वेश्चन तक हमने आज कवर कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और सब्सक्राइब करने के साथ ही जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करना आप ज़रूरी है, क्योंकि उसे अगर आप प्रेस करोगे आपके पास हमारे नोटिफिकेशन तभी आएंगे। अगर आप वो बेल आइकन नहीं दबाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमने कौन सी वीडियो डाली है। अगर आप उसको ऑन कर लोगे तो हम जो भी वीडियो डालेंगे ना वो तुरंत आपके फ़ोन में आ जाएगी।
ठीक है, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। सिर्फ सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा, बेल आइकन ज़रूर दबाना, तभी आपको नई नई वीडियो जो हम डालेंगे उसके बारे में पता चलेगा। मैंने आपके लिए पूरा कंप्लीट सिलेबस बनाया है हर चीज़ का, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे ज्योग्राफी हो। आप प्लेलिस्ट में जाओ और प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से लाइन से वीडियो देखना। मेरी गारंटी है कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि मैंने आपके लिए हर चीज़ बना रखी है, बिल्कुल एक भी चीज़ नहीं छोड़ी है। बिल्कुल एनसीईआरटी को निचोड़ के हमने वीडियो बनाई है। आपको गाइड पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एनसीईआरटी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल मैंने एनिमेटेड तरीके से वो वीडियो बना रखी है, आपको देख के मज़ा आ जाएगा। उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखो और उन्हें देखने के बाद हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियोज़ कैसी लगी। ठीक है, वीडियोज़ को देखो, अच्छे से पढ़ाई करो और अपने एग्ज़ाम्स में टॉप करो।